नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा क्षेत्र की समस्या पर, प्रमुख खबरों पर। और दोस्तों आज अगर सबसे पहले मैं शुरुआत करूं खबर की, तो 10वीं परीक्षा का बोर्ड का परीक्षा परिणाम जो है आज आया है। और दोस्तों सभी निजी स्कूल विशेष करके लगे हैं मिलान करने, ऑनलाइन खंगाले जा रहे हैं अपने स्कूल के रिजल्ट को कि कैसा है। और दोस्तों भादरा आसपास स्कूलों की भी यही दशा है। और कुछ एक स्कूलों की जो हमारे पास डिटेल आई है उनकी अगर हम बात करें, तो दोस्तों LBS डुगराना का जो स्कूल है दोस्तों, उनका रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा है। और 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले बच्चों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो 6 है, 90% से अधिक। और सर्वाधिक अंक मिले हैं स्वीति डॉटर ऑफ सुरेश कुमार को दोस्तों, 95.50% अंक प्राप्त किए। ये तहसील भी टॉपर हो सकती है या 2 नंबर भी हो सकती है। ये क्रम दोस्तों जब सभी स्कूलों के कल हम जो रिजल्ट है वो खंगालेंगे और उनका मिलान करेंगे, कौन से स्कूल में किस बच्चे को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे सरकारी स्कूलों का भी रिजल्ट जो है अभी तैयार हो रहा है। अभी सभी स्कूल लगे हैं अपने बच्चों का मिलान करने, जो ऑनलाइन रिजल्ट आया है 10वीं का उससे। तो मैं बात करूं दोस्तों LBS स्कूल डुंगराना की, तो नंबर 2 पर 94.67% नंबर आए, आरजू डॉटर ऑफ ओम प्रकाश। तो दोस्तों यहाँ भी महिलाएं यहाँ गर्ल्स ही बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। तो 92.33% अंक आए हैं। नंबर 3 पर रही एकता डॉटर ऑफ करणी सिंह। तो आपने देखा 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ये 6 बच्चे हैं। और दोस्तों 10वीं परीक्षा परिणाम अगर जय हिंद स्कूल का देखें, तो दीपक वर्मा पुत्र राजकुमार वर्मा ने 95.33% अंक अर्जित किए और विद्यालय में प्रथम है। तो विद्यालय में तो डुंगराना की स्वीति भी टॉपर है, लेकिन देखते हैं तहसील में उनका क्या नंबर आया है या डिस्ट्रिक्ट में कहीं उनका नंबर आया है क्या, ये देखने वाली बात है। तो इसके अलावा LBS स्कूल बादरा का भी रिजल्ट अच्छा आया, बताया जा रहा है 95% से कहीं अधिक अंक एक बच्चे ने अर्जित किए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कल इसकी विस्तार से हम आपको खबर दिखाने वाले हैं। 10वीं का जो रिजल्ट आया है, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट क्या रहा है, प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट क्या रहा है, इस पर छात्रों ने बाजी मारी है या फिर छात्राओं ने एक बार फिर इसमें बाजी मारी है। तो सारे रिजल्ट का मिलान करके हम विस्तार के साथ इसका समाचार आपको बताएंगे। दोस्तों कल जो T20 का दूसरा मुकाबला हुआ था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे मुकाबले में भी हरा दिया है और श्रृंखला पर 2-0 से अभी आगे है। और 14 जून को फिर एक तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। 5 कुल मैच इसमें होनी है। दोस्तों आज 13 जून को उपखंड कार्यालय के आगे जो है धरना लगाया गया और जो धरना लगाने वाले लोग थे वो भारत के नागरिक। दोस्तों एक वैचारिक चेतना मंच बनाया गया है और इसमें सभी लोग जिनको भारत में किसी चीज से परेशानी है या किसी चीज की जो समस्याएं गंभीर है वो चीजें लेकर सभी एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें दोस्तों बिजली पानी से लेकर हर वो तमाम मुद्दे हैं जो मुद्दे आम जन को प्रभावित करने वाले हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर एक मंच के ऊपर आज 13 तारीख को धरना प्रदर्शन दिया गया है, जो कि 5 दिन तक लगातार जारी रहेगा। उपखंड कार्यालय के आगे टेंट लगाकर धरना आज से प्रारंभ हुआ है। और इसके अलावा SDM को दोस्तों आज एक ज्ञापन भी दिया गया। अनेक मांगे हैं जिसके बारे में हमने विस्तार से आपको कल भी बताया था। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले कल लगने वाला जो जन आक्रोश रैली है, एक सभा होगी दोस्तों, उसको लेकर आज बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जो देखरेख करते हैं, उनके नेतृत्व करता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दोस्तों उनके द्वारा।
और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गांधी पार्क के प्रेस क्लब स्थित कार्यालय में हुई। और इसमें दोस्तों जो सुरेंद्र कुमार नेतृत्व कर रहे हैं बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले, उनके अलग से उसका वीडियोस भी है, हमने डाला है। साफ संदेश भारत पर जरूर देखिएगा दोस्तों। आज सुरेंद्र ने जो है सवालों के जवाब भी दिए पत्रकारों के, और इसके अलावा दोस्तों जो अपनी बातें रखी, अपनी जो मांग है, राज्यव्यापी मांग है, और उन मांग के द्वारा बातचीत में हमें ऐसा लगा कि ये भाजपा से भी संतुष्ट नहीं है, ये कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं है, बलवान पूनिया को भी जमकर यहाँ लताड़ा गया। तो दोस्तों इस प्रकार की ये जो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की मांग है, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं हर परिवार को, जो कि पंजाब में दी जा रही है, दिल्ली में भी 200 यूनिट फ्री दी जा रही है दोस्तों। इसके अलावा इनकी मांग जो है निजीकरण के खिलाफ है। कोरोना काल के दौरान जो बिजली उपभोक्ताओं के जो बिल थे वो सारे के सारे माफ करने की भी मांग है। इसके अलावा जो तेज चल रहे हैं मीटर, पता नहीं किस कंपनी के द्वारा डील है विभाग की, वो मीटर तेज रीडिंग निकालते हैं, उनको भी बदले जाने की मांग है। तो ऐसी अनेकों मांग है, और बेकार के जो अनेकों चार्जेस लगाए जा रहे हैं उन सभी चार्जेस को भी हटाए जाने की मांग है। तो इस प्रकार की मांगों को लेकर कल बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालय पर होने को जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं, हमारी नजरें भी बनी रहेगी, उसके ऊपर पूरी कवरेज आपको हम भी दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आज एक सूरतपुरा गांव के छोटू राम पुत्र देशराज भाकर और उनके परिवार के लोग जो है वो उपखंड कार्यालय में आए हुए थे, और दोस्तों उन्होंने जिस प्रकार से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, और एक प्लाट के झगड़े को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने दोस्तों उनको एक अन्य मुकदमे में फंसाते हुए हरियाणा पुलिस, जो कि चोपटा की पुलिस थी और कागदाना और चोपटा की बताई जा रही थी, वो 3-4 पुलिसकर्मी उनके घर आए और उनके भाई को, जो उनके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया दोस्तों छोटू राम पुत्र देशराज भाकर के भाई को, कि मेरा भाई जो है घर में था और खाना बना रहा था, उसको उठाकर पुलिस द्वारा हरियाणा ले जाया गया और मार पिटाई करते हुए ले जाया गया, और वहां ले जाकर भी उनको पीटा गया, और लगभग 10 दिन से कहीं अधिक थाने में बगैर जज साहिब के आगे पेश किए हुए उनके साथ मारपीट करती रही, और नाजायज तरीके से अवैध रूप से हिरासत में रखने का भी आरोप लगाया गया। और दोस्तों जब जमानत होकर वो आए जैसे ही, तो इतनी चोटों के निशान थे कि उसको लेकर उनके परिजनों ने भिरानी थाना में एक मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन भिरानी थाना पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इस केस में इमदाद अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी उनकी नाराजगी थी। तो उसका भी हमने एक अलग से वीडियो दोस्तों साफ संदेश पर डाला है, जरूर आप देखिएगा। उन पीड़ित लोगों की मांग है, पुकार है, न्याय की पुकार है कि किस प्रकार से जो भिरानी पुलिस भी उनको प्रताड़ित कर रही है और हरियाणा की पुलिस भी उनके साथ मारपीट कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, झूठे मुकदमे में उनको फंसाया जा रहा है। जबकि रियल कहानी इस प्रकार बताई जा रही है कि प्लाट के एक झगड़े में ये सारा के सारे हथकंडे जो है वो सामने वाली पार्टी जो है अपना रही है। तो इसको लेकर भी ये जो पक्ष है वो हमारे कैमरे के सामने आ जाए और अपनी बातें भी कही। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे, और आज 13 जून को क्या विशेष दिन है इसके बारे में बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों हम बात करते हैं, आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा नाटक और एक घटनाक्रम हुआ। दोस्तों नाटक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईडी के कार्यालय में आज राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी पेशी थी नेशनल हेराल्ड घोटाले में। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये नेशनल हेराल्ड क्या है। दोस्तों ये एक अखबार का नाम है, और ये 1938 में लखनऊ से इस अखबार की शुरुआत की गई थी, और इसके नाम पर एक कंपनी बनाई गई थी, और इसको लेकर आगे जिस इसमें कई कंपनियों का समावेश एक प्रकार से किया गया, और कंपनियों में इधर उधर से रकम ट्रांसफर की गई थी, और नेशनल हेराल्ड
को दोस्तों एक प्रकार से 90 करोड़ का कर्जा भी लिया गया था। और ये इसके जो संस्थापक सदस्य कहे या प्रथम इसके जो संपादक थे वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में इसके संपादक भी बदले। फिरोज गांधी जो कि इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के उनके पति है, वो भी इनके जो संपादक है वो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनेकों लोग इसमें चेंज भी हुए और 1964 में जो है फिरोज गांधी इसके प्रबंधक बने थे। 1938 में ये अखबार प्रारंभ हुआ था। 1977 में फिर ये एक बार बंद हो गया था और लगभग 2008 में ये पूरी तरह से अखबार बंद भी हो गया था। लेकिन इसके जो दौरान जो घोटाले हैं और दोस्तों अनेकों यंग इंडिया आदि अनेकों ऐसी कंपनियों का इसमें टच इसमें समावेश इसमें बताया जा रहा है। उनके अंदर इतनी बड़ी राशियां लगभग 2000 करोड़ से कहीं अधिक का घोटाला इसमें सामने आया और ईडी के पास निश्चित रूप से दोस्तों डॉक्यूमेंट्स होंगे, तभी उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इसके लिए सम्मन भेजा है। मैं दोस्तों पहले ये क्लियर कर दूं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इससे क्या संपर्क है, क्या कनेक्शन है। दोस्तों 38% हिस्सेदारी इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी 76% इन गांधी परिवार की है और इसके अलावा 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा की है। तो ये लगभग कंपनी का एक आकार है। हमने आपको बताया 2012 में ये मामला उस समय कोर्ट में पहुंचा जब बीजेपी के एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाते हुए मामला कोर्ट में ले जाया गया। उसके बाद में लगातार 1 नवंबर को यह मामला कोर्ट में गया था। उसके बाद में लगातार इसमें अलग अलग कार्रवाई हुई और अलग अलग इसमें फैसले भी आए और गांधी परिवार की तरफ से जो याचिकाएं लगाई गई थी उनको कोर्ट ने खारिज भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस प्रकार से इसमें आगे की कार्रवाई चलती रही। राहुल गांधी को पहले भी सम्मन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कभी राहुल गांधी विदेश गए हुए थे, कभी कुछ, लेकिन इस बार जो सम्मन जारी किया गया था, आज उनकी पूछताछ 2 भागों में हुई। एक 11:30 से शुरू होकर 2:30 बजे तक आज राहुल गांधी से प्रथम पूछताछ की गई लगभग 3 घंटे। उसके बाद में उनको विश्राम दिया गया और भोजन का अवकाश भी दिया गया। उसके बाद में भोजन करने के बाद में सीधे गंगाराम अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। अपनी माता श्री जो कि बीमार है, कोरोना से पीड़ित है, सोनिया गांधी, उनसे मिले, उनका हाल जाना। उसके बाद में एक बार फिर सीधे ईडी के कार्यालय में पहुंचे 4 बजे और 4 बजे से लेकर अब तक 6 बजे की रिपोर्ट बताई तो 6 बजे तक उनसे पूछताछ जारी थी। ये भी लंबी पूछताछ है और दूसरी बार पूछताछ ईडी को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि प्रथम 3 घंटे की पूछताछ में ईडी को विश्वासजनक जवाब राहुल गांधी द्वारा नहीं दिए गए थे और सही जवाब, सवालों के जवाब जो है वो नहीं दिए गए थे। इसको लेकर दोबारा भी पूछताछ की गई। हो सकता है इसके बाद में भी ईडी राहुल गांधी से पूछताछ के लिए बुलाए अगर उनके सवालों के जवाब उनको नहीं मिले तो। और दोस्तों ज्यादातर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, यंग इंडिया में 3 रुपए का ट्रांजेक्शन कैसे हुआ और इस प्रकार से सवाल जवाब है और उनके बैंक अकाउंट्स की जानकारियां ईडी द्वारा मांगी जा रही है, सभी बैंक अकाउंट की। तो आज ये जो पूछताछ थी ईडी में, जो संबंध था दोस्तों, ये पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। और आज जो नाटक हमने इसलिए कहा क्योंकि पूरे देश के लगभग 25 राज्यों में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और कांग्रेस का ऊपरी आह्वान नेतृत्वकर्ता के पास से आया था कि देश भर में इस प्रकार से प्रदर्शन किए जाए क्योंकि हमारे एक प्रकार से राष्ट्रीय लीडर पर आपत्ति आई है, एक प्रकार से उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उनकी पूछताछ है और इस प्रकार की बातें फैलाएगी। तो क्या दोस्तों, जो गिरफ्तारियां लगभग 50 से अधिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आज गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, दोनों पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, सुरजेवाला आदि, इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। लगभग अशोक गहलोत को भी 4 घंटे बाद छोड़ा गया और सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन काफी समय उनको थानों में, जेल में रखा गया। तो कुल मिला के दोस्तों इतनी गिरफ्तारी, इतना हल्ला, इतना प्रोटेस्ट आखिर क्यों, किस लिए,
क्या देश के संविधान पर, देश की न्याय प्रणाली पर, देश की एजेंसियों पर कांग्रेस को विश्वास नहीं रहा? क्या ये लोकतंत्र की हत्या है जो कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को प्रोटेस्ट करते हुए गिरफ्तार किया गया? दोस्तों, ईडी कार्यालय के आगे प्रदर्शन करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। क्या ये लोकतंत्र की हत्या है, या फिर किसी भी एक भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी नेता को भारतीय संवैधानिक संस्था द्वारा सम्मन दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है और पूछताछ के लिए बुलाया जाता है? ये क्या लोकतंत्र की हत्या है? क्या लोकतंत्र से बढ़कर है गांधी परिवार? क्या दोस्तों, भारतीय संविधान की इतनी धाराएं, इतना विस्तृत रूप से भारत का संविधान है, क्या संविधान से ऊपर है गांधी परिवार? क्या उनके साथ भारत की कोई एजेंसी पूछताछ नहीं कर सकती? क्या पूछताछ के लिए क्या इनके मन में डर था कि गिरफ्तारी होगी, क्या आप छूट नहीं पाएंगे, ये डर था? क्या इनको ये डर था कि गांधी परिवार की संपत्तियों का अब खुलासा होगा और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा होगा? आखिर क्या है दोस्तों, लोकतंत्र में विश्वास आखिर किसको है, किसको नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज तो धरना प्रदर्शन पूरे देश में 25 राज्यों में कांग्रेस के द्वारा किया गया। दोस्तों, वो धरना प्रदर्शन तो यही कहता है कि कांग्रेस के जो गांधी परिवार है वो हमारे देश और संविधान से कहीं बढ़कर और ऊपर है। उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई कोई संवैधानिक संस्था नहीं कर सकती, किसी थाने में उनके विरुद्ध केस नहीं चलाया जा सकता। बेशक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर आप केस दर्ज करवाओ और वो ईडी की जांच रिपोर्ट में भी पहुंच जाएंगे, उनके साथ जो पूछताछ होगी वहां भी पहुंच जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को एतराज है। आखिर ये एतराज क्यों है? क्या कांग्रेस का स्तर इसलिए गिर रहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र की जो परंपरा है और लोकतंत्र की जो छोटी छोटी चीजें और लोकतंत्र में जो विश्वास किया जाता है एक दूसरे संस्था पर, सरकार पर, न्याय प्रणाली पर। और दोस्तों, अगर आपको एतराज है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, तो हमारे न्याय प्रणाली जो है, जिस प्रकार से आप वकील कर सकते हैं, और बड़े से बड़े वकील इन्होंने किए हुए हैं दोस्तों। जो कांग्रेस के नेता है जो ऐसे इस प्रकार से घोटालों में और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए, देश के सबसे बड़े वकील इनकी पैरवी कोर्टों में करते हैं, उसके बावजूद भी उनको डर लगता है। ईडी के कार्यालय में जाने से, जेल में जाने से डर लगता है। तो क्या वो क्या छुपा रहे हैं दोस्तों? उसके पीछे क्या है? क्या ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसको छुपाया जा रहा है? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर देश भर में और कांग्रेस के इन भ्रष्ट नेताओं को छुपाने की, बचाने की अंतिम और नाकाम प्रयास कर रहे हैं? दोस्तों, अगर मामला है और उसके अंदर कुछ है, तो जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जिन्होंने चारा घोटाला किया, उसके बाद में दोस्तों अन्य एक आय से अधिक संपत्ति का मामला था, उसमें उनको सजा हुई है, जेल हुई है, तो क्या अन्य नेता नहीं जाएंगे? क्या भाजपा के नेता कोई नहीं गए? क्या बसपा के, माकपा के कोई नेता अभी तक जेल में नहीं गए? क्या कांग्रेस के नेता जेल में जाए तो पूरे विश्व में तूफान आ जाएगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और सभी को सोचने वाली बात है। आखिर कांग्रेस के नेता इस प्रकार का अलग नेचर क्यों दिखा रहे हैं? इस प्रकार का सौतेला सा व्यवहार इस देश में जांच एजेंसियों के विरुद्ध, न्याय प्रणाली के विरुद्ध, जजों के विरुद्ध, पुलिस के विरुद्ध, सेना के विरुद्ध आखिर क्यों किया जाता है? दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है और संभवतः इन सवालों से कांग्रेस बचती है। कांग्रेस इन सवालों के जवाब देना नहीं चाहती और दे भी नहीं रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस का पतन दोस्तों दर प्रति दर, राज्य दर राज्य इनका लगातार पतन जो है वो हो रहा है, और हर चुनाव में लगभग मात खाते हुए जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता आखिर कब समझेंगे और एक परिवार की ये पार्टी कब तक इन भ्रष्टाचारियों को बचाती रहेगी? दोस्तों, जो भ्रष्टाचारी है और जिनका अगर कुछ इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण सामने आता है कागजों में और कोर्टों के सामने, तो दोस्तों उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी, उनको कोई बचा नहीं सकता। ये भारत की परंपरा है और भारत की न्याय प्रणाली है। ये धीमी जरूर है, न्याय में देरी जरूर होती है, लेकिन दोस्तों न्याय टल नहीं सकता। यहाँ 70 साल के बाद में भी न्याय मिलता है, बेशक वो उसके बाद में जो है उससे पहले वो देहांत हो जाए उसका, लेकिन इस प्रकार की है। इसमें सवाल भी उठते हैं कि आखिर इतनी ढीली न्याय व्यवस्था हमारी क्यों है?
आखिर दोस्तों कांग्रेस ने भी काम किया है, इन जांच एजेंसियों पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस भी यहाँ सत्ता में रही है। आज भाजपा तो मात्र 8 वर्षों से सत्ता में है लगातार, कांग्रेस तो यहाँ 60-70 सालों से सत्ता में रही है। और कांग्रेस पर भी इसी प्रकार से आरोप विपक्षियों द्वारा लगाए जाते थे कि ये जितनी भी संवैधानिक संस्था है कांग्रेस के दबाव में काम कर रही है, और वही आरोप आज भाजपा पर लग रहे हैं। तो इसमें अलग क्या है दोस्तों? ये तो बराबरी की बात हुई। कांग्रेस के राज में भी यही आरोप थे, भाजपा के राज में भी यही आरोप थे। अगर ऐसा है, अगर आप सही है तो आपको डर कैसा दोस्तों? अगर आप सही है तो फिर आपको डर कैसा है? क्यों आप इतनी भीड़ लेकर पूरी दिल्ली को जाम कर दिया गया दोस्तों आज, और पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्थाओं को एक प्रकार से रोक दिया गया आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। इस प्रकार से अगर किसी एक नेता को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन होते रहे तो इस देश में ये गलत परंपराएं जा रही है, और गलत इसके आगे नतीजे दोस्तों हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं तो दूसरी पूछताछ अभी भी जारी है, और जिस प्रकार से सत्याग्रह दोस्तों इसको देश भर में कांग्रेस द्वारा बताया गया है, ये सत्याग्रह नहीं, गांधी जी के सत्याग्रह का माखौल है, इस उनके सत्य का माखौल है दोस्तों। कोई भ्रष्ट नेता उसको बचाने के लिए पूरे देश में संघर्ष किया जा रहा है, धरने प्रदर्शन किया जा रहा है, ये सत्याग्रह कैसे हुआ? या तो फिर गांधी जी का सत्याग्रह सही था, या फिर ये सही है। तो दोस्तों इनमें से अगर ये सही है तो वो गांधी जी वाला सत्याग्रह गलत होगा, वो झूठा होगा, गांधी जी ढोंग करते होंगे, या फिर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के आला नेताओं को बचाने के लिए ढोंग कर रहे हैं, ये सत्याग्रह गलत है। तो दोस्तों लोकतंत्र में एक प्रकार से विश्वास नहीं रहा कांग्रेस के नेताओं को, और भ्रष्टाचार के मामले में जांच या पूछताछ से आखिर इन नेताओं को इतना परहेज क्यों है दोस्तों? ये बहुत बड़े सवाल है, और आपके भी जहन में होंगे। और भ्रष्टाचार की जांच में जो अवरोधक बने हैं दोस्तों, उनको लेकर आज सारी गिरफ्तारियां जो हुई बाद में छोड़ दिए गए, लेकिन ये एक पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने और एजेंसियों को दबाने, धमकाने और एक प्रकार से उन पर दबाव बनाने की कि किसी प्रकार की आप कार्रवाई जो है वो ना करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अन्य अगर खबर जल्दी से आपको बताऊं तो 4 धाम यात्रा पर पहुंचे दोस्तों इस बार रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक यात्री। तो 19 लाख से अधिक दोस्तों, 19,04,253 यात्री अब तक पहुंचे। 3 मई से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी, और दोस्तों अलग अलग तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे 8 मई को, और 11 जून तक 6,57,547 तीर्थयात्री दोस्तों इस यात्रा पर पहुंच चुके थे। और केदारनाथ की बात करें तो 6 मई को कपाट खुले थे, और 11 जून तक 6,33,548 श्रद्धालु पहुंच चुके थे। तो आप देख सकते हैं। और गंगोत्री की भी बात करें तो दोस्तों 3 मई से गंगोत्री के कपाट खुले थे, और 8 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए थे। और 5 जून को यमुनोत्री मंदिर के रास्ते पर एक खाई में जो बस गिरी थी दोस्तों, 26 लोगों की उसमें दर्दनाक मौत भी हो गई थी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों भादरा से भी इन धामों की यात्रा के लिए 4 धाम हो या अन्य भारत के प्रसिद्ध धाम तीर्थ स्थल हो, वहां से बस की सेवाएं चलती है, स्वामी तीर्थ यात्रा बस सेवा के द्वारा। और दोस्तों ये लगभग लगातार इसकी सेवाएं 2-3 महीने में जाती है, और 10 दिन 15 दिन का टूर रहता है। और अभी भी दोस्तों 16 जून से द्वारकापुरी तीर्थ यात्रा धाम के लिए ये यात्रा फिर से चलने वाली है। 16 जून को अर्थात आज 13 है, 3 दिन के बाद में ये यात्रा जाएगी, और 13 दिवसीय यह यात्रा होगी। 8,000 रुपए का इसमें खर्चा इनके द्वारा लिया जाता है। और दोस्तों जल्दी से मैं नाम बताऊं उन तीर्थ धामों के, तो दोस्तों आपका भी मन करेगा जाने के लिए। तो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं और आपने इन धाम जो मैं आपको बताऊं उनकी यात्रा नहीं किया, तो आप इनकी यात्रा कर सकते हैं। खाना पीना आदि सारी सुविधाएं इन जो यात्रा व्यवस्था करने वाले हैं उनके व्यवस्थापकों की है। तो दोस्तों 13 दिनों का सफर है। कोलायत, रामदेवरा, ओसिया और मंडोर बाग, जोधपुर, ओम बन्ना धाम पर, माउंट आबू और बुकी झील, गुरु शिखर और ब्रह्म कुमारी आश्रम भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जूनागढ़ गुजरात, द्वारकापुरी धाम, गोमती नदी में स्नान, इसके अलावा अक्षर धाम जो अहमदाबाद में है, और भेंट द्वारका और मूल द्वारका, इसके अलावा सोमनाथ का जो दोस्तों ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन, त्रिवेणी स्नान
और बालुका तीर्थ दोस्तों ये प्रसिद्ध तीर्थ है, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आपको करवाएंगे। इसी के अलावा दोस्तों गोपी तलाई, अंबाजी, चामुंडा धाम और सुदामापुरी, रुक्मणी धाम, और इसके अलावा दोस्तों गिगनार, नासी भगत, नरसी भगत और श्यामला जी और मीराबाई धाम और एकलिंग धाम, नाथ द्वारा, कल्प वृक्ष, पुष्कर धाम, मेड़ता सिटी, हल्दी घाटी आदि दोस्तों अनेकों धाम आप मात्र 13 दिन की यात्रा में देख सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अब जल्दी से मैं आपको आज 13 जून को क्या विशेष दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जिसको बोलते हैं दोस्तों। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये एक प्रकार से बीमारी है, त्वचा, बाल, आंखों में एक प्रकार से मेलनिन की कमी से ये बीमारी होती है, और कई बार सारी की सारी त्वचा भी दोस्तों इसमें सफेद पड़ जाती है। तो इसके लिए आज धूमधाम से इस दिन को विश्व में मनाया जाता है। और बाजरा से शुरुआत करें मंडी के भाव की, तो दोस्तों बाजरा में गेहूं 2100 रुपए और सरसों के भाव 6400 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि ग्वार के भाव 5442 रुपए, और नौर मंडी में दोस्तों सरसों के भाव 6535, ग्वार के भाव 5500, चना के भाव 4650 और अरंडी के भाव 7311, तारामीरा के भाव 5165 रुपए, और आदमपुर मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 12100 रुपए प्रति क्विंटल। सरसा मंडी में नरमा बिका है 11830 रुपए, गेहूं बिकी है 2090, सरसों बिका है 6265 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 11600, सरसों बिकी है 6558, ग्वार बिका है दोस्तों 5200 रुपए, जबकि गेहूं बिकी है 2000, चना बिका है 4501 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि तारामीरा के भाव यहाँ रहे अधिकतम 5150 रुपए। संग्रिया मंडी में सरसों दोस्तों 6675, ग्वार के भाव 5485, चना के भाव 4421 और गेहूं के भाव 2015, जौ के भाव 2625 रुपए प्रति क्विंटल रहे। और जयपुर मंडी में मूंग 7000, चना 4775 और मोट के भाव 6900 रुपए प्रति क्विंटल रहे। और सूरतगढ़ मंडी अंतिम मंडी आज की दोस्तों, ग्वार के भाव 5450, मूंग के भाव 6000, जबकि नरमा यहाँ 11000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बाजरा के भाव 1980, सरसों के भाव 6625, जबकि चना के भाव 4565, जौ के भाव 2480 और गेहूं के भाव 2350 रुपए प्रति क्विंटल रहे, और तारामीरा 5200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। और आज 13 जून को दोस्तों मौसम का मिजाज बताए तो 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर बाजरा में रहा दोस्तों, आसपास एरिया में रहा। 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही थी, लेकिन रात्रि को दोस्तों 0.6 mm बरसात की भी भविष्यवाणी मौसम विभाग की है। और जिस प्रकार से बादल अभी आप देख रहे हैं, परिवर्तनशील मेघों का आना प्रारंभ हो चला है। और 14 जून को कल मौसम कैसा रहने वाला है, 33 से 41 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 42 से 45 दोपहर को, 39 से 44 शाम को, और 0% बादल दिन में रहेंगे, लेकिन 10 से 50-60% तक देर शाम तक बादल रहेंगे। और रात्रि को बादल बिल्कुल नहीं रहेंगे, मौसम फिर एकदम साफ हो जाएगा और 34 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 29 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो कल बरसात का अंदेशा नहीं है, आज रात्रि को जरूर बरसात की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बाद में 15 को एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, और प्री मानसून दोस्तों, मानसून से पूर्व की जो बरसात है वो आने के योग अब आने वाले 2 दिनों में पूरी तरह से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तेज गति से हवाएं भी चलने लगी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।